अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप ले लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, और उसके बाद जो है फिर हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है हम वो चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिकली डू वाइल लूप्स देखी थी कि डू वाइल लूप क्या होती है। उसका हमने सिंटेक्स देखा था कि सिंटेक्स किस तरह से काम करता है, उसका उसका फ्लो चार्ट किस तरह से बनता है, या फ्लो चार्ट का क्या स्ट्रक्चर है। और उसके बाद आपको मैंने उसकी कुछ वर्किंग्स दिखाई थी कि किस तरह से स्टेप वाइज बेसिकली वो जो आपका डू वाइल है वो काम करता है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर, और इसके अलावा मैंने आपको कुछ टास्क दिए थे जो ऑब्वियसली हम लोग अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में देखेंगे। और आज का जो बेसिकली हमारा सेशन है वो हमारा स्विच केसेस पे है कि स्विच केस बेसिकली क्या होता है, उसका सिंटेक्स क्या है, उसका अगर हम एक फ्लो चार्ट देखें तो फ्लो चार्ट क्या है, किस तरह से उसके उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती है, और वो किसका ऑल्टरनेट भी एज एज एन ऑल्टरनेट भी यूज किया जा सकता है। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोग पिछले लेक्चर सारे करते आ रहे हैं कि पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग जो है उसी तरह जो सीपीपी का जो शेल है हमारे पास, ऑनलाइन कंपाइलर जो हमारे पास, मैं वो खोलूंगा, और उसमें हम लोग साथ साथ कोडिंग करते जाएंगे, और उसके साथ साथ हम लोग जो है देखते जाएंगे कि वो किस तरह से प्रोसेस या किस तरह से वो वर्किंग या उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट बेसिकली है क्या। ठीक है, अच्छा, स्विच स्टेटमेंट आर सब्स्टिट्यूट फॉर इफ स्टेटमेंट्स। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं, तो अगर हमारे पास एक कंडीशन होती है तो हमारी एक पॉसिबल कंडीशन की हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस होती है, यानी दो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। या हम लोग कहते हैं कि ये हो जाएगा, अगर ये नहीं हो सकता तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली हर कंडीशन के हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस हो जाती है, दो डिफरेंट सिनेरियोज आ जाते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हों, अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हों, और हमारे पास ऑब्वियसली उस मल्टीपल कंडीशंस के मल्टीपल सिनेरियोज हो सकते हैं, या आप उनको मल्टीप्लाई कर दें जितनी भी हमारे पास सिनेरियोज है हमसे या कंडीशन से, तो वो आपके सिनेरियोज बढ़ते जा रहे हैं, आपकी कंडीशंस भी बढ़ती जाती है। जैसे हम लोगों ने इफ देखी थी, एल्स इफ देखी थी, फिर उसके बाद फिर एल्स इफ देखी थी, फिर इफ देखी थी। तो बेसिकली वो जो चीजें आपकी कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं, आपके सिनेरियोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें आपको और ज्यादा इफ एल्स लगानी पड़ जाती है। तो अगर एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूं इसकी, तो लेट्स से कि अगर हम ग्रेड्स की बात करते हैं, हम लोगों ने एक, अगर आपको याद हो तो हमने एक ग्रेड्स की एग्जांपल की थी क्लास में, जब आपकी यूनिवर्सिटी ओपन थी। तो हम लोगों ने एक क्लास में एक इफ एल्स की बेसिकली हमने एक छोटा सा टास्क देखा था, एक छोटी सी एक्सरसाइज देखी थी, जिसपे हमने कहा था कि इफ ग्रेड इज इक्वल टू लेट्स से ए, तो फिर जो भी उसका टास्क, जो भी उसके अंदर पार्ट है या जो भी कोड ब्लॉक है उसका, वो रन कर दो। अगर ग्रेड आपका जो है बी है, तो फिर बी के अकॉर्डिंगली जो भी उसके कोड ब्लॉक में जो भी पार्ट है वो ऐड कर दो। इसी तरह अगर सी अगर ग्रेड है, डी ग्रेड है, तो उसमें अगर आप देखो तो हम लोग एफ तक गए थे, और उसमें हमारी कितनी ज्यादा इफ एल्स बेसिकली कंडीशन यूज हो रही थी। तो इसमें अगर आप देखो तो हमारी सबसे पहले इफ कंडीशन, फिर हमारी एल्स इफ, फिर उसके बाद एक और एल्स इफ, फिर एक और एल्स इफ, और उसके बाद इट्स एल्स इफ। तो बेसिकली आपकी जो एल्स इफ है बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, और आपका जो कोड है बेसिकली वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है, एल्स इफ लेट्स फॉर सी एंड बी एंड देन एल्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो एक कोड का जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली बनता जा रहा था। तो स्विच स्टेटमेंट्स क्या करती है कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं, या आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस होती हैं, तो स्विच स्टेटमेंट बेसिकली यूज की जाती है कि ताकि आप, अगर आपके पास लेट्स से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ग्रेड्स वाली, तो ग्रेड्स में हम लोगों को बहुत ज्यादा सारे इफ एल्स कंडीशंस लगानी पड़ी थी, जिसकी वजह से हमारा कोड जो था वो काफी लंबा होता जा रहा था, और हर कंडीशन को फिर हम लोग मैन्युअली चेक करना पड़ता था कि कंडीशन सही है, गलत है, क्या। तो स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप एक दफा कंडीशन बताते हो, या आप एक दफा उसको सिनेरियो बताते हो। ठीक है, उसके बाद उस चीज में बेसिकली जो आपकी कंट्रोल, एक स्टेटमेंट आप पास कर देते हो अपने स्विच में। हमने पैरेंथेसिस पढ़े थे, हमने फॉर्मल पैरामीटर्स पढ़े थे। तो बेसिकली उनके इसके पैरेंथेसिस में आप अपना वेरिएबल पास कर देते हो, और उस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली आगे केसेस जो हैं वो चलते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपका केस वन है तो जो भी कोड ब्लॉक होगा वो चल जाएगा, फिर आगे केस टू एंड सो ऑन टिल केस एन। ठीक है, तो वो भी जब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि बेसिकली ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, उसके बाद इज अ मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि बेसिकली अगर आप देखो तो जब स्विच स्टेटमेंट का जो
आपका स्ट्रक्चर है वो आपको एक मल्टीपल केसेस जो है उसमें, यानी आप एक ही कोड लिखते हो, एक कोड लिखने के बाद आप उसके अंदर मल्टीपल सिनेरियोस को डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप मल्टीपल सिनेरियोस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, वो जब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोग इसका जो सिंटेक्स है वो डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट दैट अलाउज अ वैल्यू टू कंट्रोल टू चेंज कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इस बात का क्या मतलब है कि जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं, तो हर केसेस की अपना कोड ब्लॉक होता है, हर केस का अपना डिफरेंट कोड ब्लॉक होता है। क्योंकि हर केस का डिफरेंट अपना कोड ब्लॉक होता है तो उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो भी चेंज हो जाती है। हो सकता है कि अगर एक केस है तो उसमें ए प्लस बी हो रहा हो, तो इसी तरह अगर जो केस 2 है तो उसमें ए माइनस बी हो रहा हो। तो अगर देखा जाए तो जो केस 1 था उसकी जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो ए प्लस बी के अकॉर्डिंगली हो रही थी, और केस 2 जो है उसकी जो एग्जीक्यूशन है, जो कोड की एग्जीक्यूशन है वो ए माइनस बी के अकॉर्डिंगली हो रही थी। तो बेसिकली आपकी जो एग्जीक्यूशन है, आपकी जो स्विच स्टेटमेंट या आपकी कोड की जो एग्जीक्यूशन है या जो आपके पूरे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है स्विच स्टेटमेंट के लिहाज से या स्पेसिफिक स्विच स्टेटमेंट की, वो आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या वैल्यू उसमें पास कर, या आपके वेरिएबल में क्या वैल्यू पास हो रही है बेसिकली। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स के, कौन कौन से बेसिकली हमारे पास पार्ट्स होते हैं स्विच स्टेटमेंट के, या जो चीज स्विच स्टेटमेंट में बेसिकली यूज की जाती है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशंस है, केसेस है जो जिसका मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, उसके बाद केस ब्रेक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है केस ब्रेक, और उसके बाद डिफॉल्ट केस होता है हमारे पास एक। अच्छा अब ये ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि इन चीजों में बेसिकली होती क्या है। अगर हम इनके एक्सप्रेशंस में आए तो बेसिकली एक्सप्रेशन आपकी वो चीज़ है जो वैल्यूज आप पास करते हो, जिसकी बेसिस पे आपकी ये जो कोड्स हैं या जो केसेस हैं वो रन होंगे। तो बेसिकली एक्सप्रेशन वो चीज़ है जिसकी आप कह लो कि आपके वेरिएबल्स हो सकते हैं, आप कोई इनपुट यूजर से ले सकते हो तो आप वो यहाँ पे पास कर सकते हो। तो एक्सप्रेशन किसी भी चीज़ को रेफर किया जा सकता है। ठीक है, अब अगर लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि यूजर से हम इनपुट लेते हैं इन अ फॉर्म ऑफ एन इंटीजर, तो इंटीजर की फॉर्म में हम जब इनपुट लेते हैं तो हम कहते हैं 1 2 3। इसी तरह मैं केस के साथ 1 केस 2 केस 3 लिख दूंगा, ताकि सिस्टम को, प्रोग्राम को ये पता चलता रहे कि अच्छा अब मुझे केस 1 चलाना है, फिर मुझे केस 2 चलाना है, अगर यूजर की इनपुट 3 आती है तो मुझे केस 3 चलाना है। तो बेसिकली इस तरह से आप अपने एक्सप्रेशन जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर देते हो। उसके बाद आपके केसेस हैं, जो केसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केसेस पे हर केस का अपना एक कोड ब्लॉक हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो पिछले कोड का फॉलो अप हो, हर केस का अपना डिफरेंट कोड हो सकता है, डिफरेंट एग्जीक्यूशन कोड हो सकता है। इसी तरह जो केस ब्रेक है, केस ब्रेक बेसिकली क्या करता है कि जब आप एक केस लिखते हो, जब आप लेट्स से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ए प्लस बी की और ए माइनस बी की, तो जो ए प्लस बी है, अगर उसके बाद आप लोग ब्रेक लिखते हो, ब्रेक क्या करता है कि आपको उस केस से वो टर्मिनेट कर देता है, वो उस केस से बाहर निकाल देता है आपको। अगर आप ब्रेक नहीं यूज करते तो वो जो अगले केसेस हैं वो सारे चलने लग पड़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास केस 1 है, अब आपको दो नंबर्स दिए एंड लेट्स से कि आपको एक एक्सरसाइज दी जिसमें आपसे कहा गया कि आपने सिर्फ ए प्लस बी को परफॉर्म करना। तो आपका ए प्लस बी जो है वो केस 1 में लिखा हुआ है, केस 2 में ए माइनस बी है, केस 3 में ए डिवाइडेड बाई बी है, और केस 4 में लेट्स से ए इंटू बी है। ठीक है, अब आपने सिर्फ ए प्लस बी को परफॉर्म करना है। आप क्या करोगे कि केस 1 में पास करोगे उसको, और केस 1 में वो ए प्लस बी परफॉर्म कर देगा। अब अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो केस 2 को भी रन करेगा, केस 3 को भी रन करेगा, केस 4 को भी रन करेगा। केस 2 3 और 4 को उन केसेस में रन करेगा अगर उनके साथ भी ब्रेक नहीं लगाओ। अगर आप केस 1 के साथ ब्रेक लगा देते हो, लेट्स से कि आप करते हो ए प्लस बी और उसके बाद ब्रेक लगा देते हो, ठीक है, ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम में, तो आपका वो जो केस है वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा और आपकी स्विच स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी वहां से। और फिर उसके बाद स्विच स्टेटमेंट के बाद जो आपका कोड ब्लॉक होगा बेसिकली वो रन करेगा। ये इस तरह से आपकी ब्रेक जो है बेसिकली वो डिफाइन करती है या आपको हेल्प करती है किसी भी एक स्पेसिफिक केस से टर्मिनेशन के लिए। जब आप स्विच स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना हो तब आप वहां से बाहर आ जाते हो। उसके बाद आपको आता है डिफॉल्ट। अब डिफॉल्ट क्या करता है बेसिकली, डिफॉल्ट जब आप सारे केसेस लिख लेते हो, अब अगर उन सारे केसेस को में से कोई भी आपकी इनपुट मैच नहीं करती, जैसे जैसे मैंने 4 केसेस डिफाइन किए, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। तो लेट्स से अगर मैं एक और कोई चीज यूजर से मैं इनपुट लेता हूँ, मैंने केस 1 को चलाना है, अब मैं उसको इनपुट 5 दे देता हूँ। ऑब्वियसली अगर आप केसेस देखो तो मेरे पास 1 केस है, 2 केस है, 3 केस है, 4 केस है, मेरे पास फिफ्थ केस नहीं है। तो फिफ्थ केस को अवॉइड करने के लिए क्या होता है कि आप डिफॉल्ट यूज करते हो कि अगर
इन चारों के अलावा जैसे हम लोग एल्स स्टेटमेंट यूज करते होते थे, जिसमें हम लिखते थे एल्स ये हो जाएगा अगर कंडीशन ये होगी। इसमें हम ये कहते हैं कि अगर केसेस जो केसेस मेंशन्ड है, अगर वो केसेस नहीं आ रहे या उनकी इनपुट नहीं आ रही, तो जो डिफॉल्ट वाला है वो पार्ट चला दो, यानी एल्स पार्ट चला दो उसका। इसको आप उससे रेफर कर सकते हो। तो जब आप डिफॉल्ट चलाते हो, जैसे मैं 5 एंटर करूंगा तो वो सारे केसेस चेक करेगा। सारे केसेस में से ऑब्वियसली कोई मैच नहीं करेगा। जब वो मैच नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट में चला जाएगा। जब वो डिफॉल्ट में जाएगा तो वो डिफॉल्ट का जो कोड ब्लॉक है वो वाला पार्ट रन करेगा। अब ये जो डिफॉल्ट है ये कंपलसरी नहीं है लिखना। अगर आप ये डिफॉल्ट नहीं लिखते तब भी आपका कोड ब्लॉक जो है, आपका कोड जो है वो रन कर देगा। लेकिन डिफॉल्ट आपकी बेसिकली हेल्प करता है। लेट्स से कि जैसे मैंने आपको ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल दी। इसमें अगर आपके पास लेट्स से डिफॉल्ट नहीं है और आप केस लेट्स से 7 एंटर कर देते हो, एज एन इनपुट आप 7 एंटर कर देते हो, तो 7 में वो कोई आपको चीज रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज हम करके भी देखेंगे जब हम लोग मूव करेंगे सीपीपी पे। तो हम लोग ये चीज करके भी देखेंगे कि क्या बेसिकली इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है। तो ये चीज भी बेसिकली हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके हम लोग फ्लो चार्ट पे आते हैं। इसका जो फ्लो चार्ट है बेसिकली वही आपके एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कौन से केस पे जाना है। अब वो एक्सप्रेशन किस तरह से पास करते हैं वो भी हम अभी इसके सिंटेक्स में देखते हैं कि वो किस तरह से पास करते हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी कोडिंग पे मूव करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले आपका एक्सप्रेशन, उसके बाद एक्सप्रेशन की बेसिस पे अगर लेट्स से अभी फिलहाल हम यूजर इनपुट ले रहे हैं, तो अगर यूजर कहता है 1 है, मेरा केस नंबर 1 है, या यूजर लेट्स से 1 इनपुट करता है, तो ऑब्वियसली जो आपका केस 1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, जो कोड ब्लॉक 1 होगा आपका। इसी तरह अगर यूजर 2 एंटर करता है तो आपका केस नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह अगर यूजर आता है और वो आके कहता है कि मैंने लेट्स से 15 एंटर करता है और आपके पास 15 केसेस पड़े हुए हैं, तो वो 15 केस रन करेगा। लेट्स से यूजर 50 एंटर करता है और 50 केस आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अगर आपके पास डिफॉल्ट होगा, ये पार्ट होगा, तो वो डिफॉल्ट कोड रन कर देगा, जो भी आपका डिफॉल्ट का पार्ट हो। तो बेसिकली ये आपका एक स्विच स्टेटमेंट का जो कंट्रोल है, या फ्लो कह लो, ये बेसिकली इस तरह से चलता है आपका स्विच स्टेटमेंट जो नेक्स्ट आपके पास ये सिंटेक्स है आपका स्विच स्टेटमेंट का, कि किस तरह से स्विच स्टेटमेंट को बेसिकली लिखा जाता है। इसमें जो एन है बेसिकली ये आपके एक्सप्रेशंस है। ठीक है, अब ये जो केसेस हैं बेसिकली केस 1 और केस 2, ये तब चलेंगे जब ये इस एन की वैल्यू जो है 1 होगी। अगर एन की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपका केस 1 चलेगा। अगर एन की वैल्यू 2 है तो आपका केस 2 चलेगा। वी आर एज्यूमिंग कि एन जो है बेसिकली वो यूजर इनपुट है। हम यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर हमें बताएगा कि उसने केस 1 चलाना है या केस 2 चलाना है। अभी हम ये करके भी देखेंगे साथ। इसी तरह अगर आप ये देखो, ब्रेक है यहाँ पर, अगर मैं ये ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका ये केस तो चलेगा, जो कोड ब्लॉक इसमें होगा वो तो चलेगा ही चलेगा, उसके साथ साथ ये केस 2 भी चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रेक नहीं, हम उसको टर्मिनेट नहीं कर रहे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्विच स्टेटमेंट जब आप यूज करते हो, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप कह लो उसके, जो आप बेसिकली यूज करते हो स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हुए। सबसे पहले आपका द एक्सप्रेशन प्रोवाइडेड इन द यूज इन द स्विच शुड रिजल्ट इन अ कांस्टेंट वैल्यू, अदरवाइज इट वुड नॉट बी वैलिड। अब इस बात का क्या मतलब है कि जो आप स्विच स्टेटमेंट में जो आपके एक्सप्रेशंस है बेसिकली, वो आपके या इंटीजर्स होने चाहिए या आपके करेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका स्विच स्टेटमेंट जो है वो कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करता। अब लेट्स से अगर हम स्ट्रिंग की बात करें, तो स्ट्रिंग की फॉर्म में, स्ट्रिंग तो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, स्ट्रिंग तो कुछ भी आप एंटर कर सकते हो। लेट्स से ABC, हेलो वर्ल्ड, कुछ भी कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर को नहीं पता आप कौन कौन से केसेस बनाओगे। ठीक है, तो वो बेसिकली आपकी जो स्ट्रिंग्स है वो एक्सेप्ट नहीं करता। इसी तरह आपके फ्लोटिंग पॉइंट, डबल पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करता वो। और ये आप लोगों ने देख के आना इनफैक्ट कि फ्लोटिंग और डबल जिन जो आपकी पॉइंट वैल्यूज होती हैं, वो स्विच केस जो है वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। तो ये भी ऑब्वियसली मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका लाइव सेशन है उसमें मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो वैलिड एक्सप्रेशंस है यूज केसेस के लिए, जैसे आपके कांस्टेंट एक्सप्रेशंस जो है वो अलाउड है। ये आपके कुछ वैलिड एक्सप्रेशंस है जो अलाउ है स्विच केसेस में। जैसे आपके कांस्टेंट एक्सप्रेशंस अलाउड है, कांस्टेंट में आता है जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये आपके अलाउड होते हैं। आपके 1 + 2 + 23 ये अलाउड है। आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर उसमें आप कोई परफॉर्म करते हैं वो अलाउड है। ठीक है, बेसिकली वेरिएबल एक्सप्रेशंस अलाउड है।
अगर उनको कोई वैल्यूज असाइन के लिए आपने कोई एक वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है ऊपर, और इनिशियलाइज करवाने के बाद आप वो वेरिएबल अपने स्विच स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन में भी पास कर सकते हो, तो वो भी अलाउड है, आप इस तरह से भी कर सकते हो। उसके बाद डुप्लीकेट केसेस बेसिकली अलाउ नहीं है। जैसे डुप्लीकेट केसेस का मतलब क्या है कि आपने एक केस ऊपर लिखा, लेट्स से केस 1, और नीचे आपने फिर केस 1 लिख दिया, तो वो अलाउड नहीं है। ऑब्वियसली वो चीज़ एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा, वो आपको एरर देगा, और अगर आपके पास वो चल भी जाता है इन केस से, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे कौन सा केस रन करना है, क्योंकि आपके पास डुप्लीकेट केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या सही, वो सही रिजल्ट आपको परफॉर्म नहीं करके देगा। उसके बाद द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपकी ऑप्शनल होती है। वो आपकी मर्जी होती है कि अगर आपने डिफॉल्ट स्टेटमेंट ऐड करनी है या नहीं करनी, वो आपकी मर्जी होती है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट बेसिकली आपकी हेल्प करती है। अगर आप कोई भी एरर आ रहा है, आपका कोई बग आ रहा है, या आपका कहीं पे लॉजिकल एरर आ रहा है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपको उस चीज में भी हेल्प कर सकती है इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पर्टिकुलर बग और इशू। ठीक है, उसके बाद even if the switch case statement do not have a default statement, it would run without any problem. So ये चीज मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर आपकी स्विच स्टेटमेंट में डिफॉल्ट स्टेटमेंट नहीं होगी, तो तब भी आपकी जो स्विच स्टेटमेंट है वो चलेगी ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी है द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड इनसाइड द स्विच टू टर्मिनेट अ स्टेटमेंट सीक्वेंस। इसका ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ब्रेक हम लोगों ने, ब्रेक है बेसिकली, ब्रेक लाजमी यूज करना हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने एक स्पेसिफिक केस को ब्रेक करना है या टर्मिनेट करना है, तो हमें ब्रेक लाजमी यूज करना है। ब्रेक के बगैर आपका जो केस है वो टर्मिनेट नहीं होगा। वो नेक्स्ट केसेस जो होंगे वो उस पर चलता जाएगा। अगर आपको याद हो तो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था कि कोड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से, जब हम कोड करते हैं तो वो किस तरह से बेसिकली स्ट्रक्चर चलता रहता है। तो सबसे पहले आपका जो हेडर्स है, हेडर्स की हेडर्स चलते हैं, फिर आपके मेन में आता है, फिर उसके बाद अगर आपने, फिर वो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स देखता है, फिर अगर आपने कोई वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं या कोई वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं वो देखता है, वो चलते हैं। फिर इस तरह से पूरे सीक्वेंस में आपकी कोड के एंड तक जाता है। ठीक है, तो उस केस में अगर हम स्विच केस, उस केस में अगर हमारे पास स्विच केसेस है, तो स्विच केसेस में जब वो स्विच केसेस में आएगा तो केस 1 में आएगा, केस 1 का सारा कोड ब्लॉक रन करेगा। उसके बाद रन करने के बाद अगर उसके एंड में ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली वो उसको टर्मिनेट करके स्विच केस से बाहर आ जाएगा। अगर वहां पर ब्रेक ना हुआ, तो ऑब्वियसली वो फिर कोड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, वो जो नेक्स्ट आपके जो स्ट्रक्चर होगा वो उस पर रन करेगा वो। ठीक है, फिर ऑब्वियसली वो पार्ट रन करेगा, और वो पार्ट रन करने के बाद वो फिर इसी तरह थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आएगा, अगर उनके साथ भी ब्रेक्स ना लगी हुई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद when a break statement is reached, the switch terminates and the flow of control jumps to the next line following the switch statement. वही कि आपके स्विच स्टेटमेंट से वो बाहर आ जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट के बाहर जो बेसिकली कोड लिखा होगा आपका, वो एग्जीक्यूट करेगा। हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने फॉर लूप देखी, हमने व्हाइल लूप देखी, बेसिकली हमने रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स देखे। ठीक है, तो रेपिटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में जब भी हम लोगों ने लूप से बाहर आना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, बेसिकली हम अपनी कंडीशन में स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करते थे, एंडिंग पॉइंट डिफाइन करते थे। तो जैसे ही वो एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाता था, तो वो अपने लूप से बाहर आ जाता था, तो वो टर्मिनेट हो जाता था। उसमें हमें स्पेसिफिकली टर्मिनेट करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता था, जैसे इसमें हमें ब्रेक लिखना पड़ता। तो उसमें हम लोग कंडीशन डिपेंडेंट होते हैं। जैसे ही हमारी कंडीशन, जैसे हमारा एंडिंग पॉइंट जो है वो रीच कर जाता है, वैसे ही वो लूप बाहर आ जाती है। इसी तरह इफ एल्स में था कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो ठीक है, वरना एल्स पार्ट में आके वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसको टर्मिनेट कर देता था आपकी कंडीशन को, स्टेटमेंट्स को। स्विच केसेस में आपको टर्मिनेट करने के लिए ब्रेक लगाना लाजमी है। ठीक है, ऑब्वियसली लेट्स से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने स्विच केसेस में लेट्स से 5 डिफरेंट केसेस लिखे, आपने किसी में भी ब्रेक नहीं लगाया, आपने इवन के फिफ्थ केस में भी ब्रेक नहीं लगाया। ऑब्वियसली जब आप फिफ्थ केस में ब्रेक नहीं लगाओगे, तो उसने, उसके बाद उसके पास कोई केस नहीं है, तो उसने ऑटोमेटिकली उससे बाहर ही जंप करना। तो अगर आप लास्ट केस में भी ब्रेक नहीं लगाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो जंप करके बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रेक बेसिकली इंपॉर्टेंट है अगर आपने कोई एक स्पेसिफिक केस ही रन करना है हर अपनी रन पे, हर अपनी एग्जीक्यूशन पे। उसके बाद द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। If omitted, execution will continue on into the next case. The flow of control will fall through to subsequent cases until a break is reached. ये भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनफैक्ट अभी भी मैंने आपको यही चीज एक्सप्लेन की। ठीक है, उसके बाद nesting of switch cases statements are allowed, which means you can have switch statements inside another switch. However, nested switch statements should be avoided as it makes program more complex and less readable. जैसे हम लोगों ने नेस्टेड फॉर लूप देखी, नेस्टेड वाइल लूप देखी, उसके बाद नेस्टेड डू वाइल भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन
जैसे यहाँ पर लिखा है कि आप नेस्टेड स्विच भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो ऑब्वियसली आपके प्रोग्राम्स को और कॉम्प्लिकेट करेगा। नेस्टेड स्विच यूज करने का, अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके पास है जहाँ पे नेस्टेड स्विच यूज की जा सकती है, तो उसका कोई ऑल्टरनेट देखो कि कहीं कोई ऐसा ऑल्टरनेट है कि अगर मैं स्विच या नेस्टेड स्विच ना यूज करूँ, या तो वो उससे भी काम हो सकता है, या अगर मैं ये मेथड यूज करूँ तो वो ज्यादा बेसिकली प्रोडक्टिव हो सकता है या ज्यादा एफिशिएंट हो सकता है। तो बेसिकली जो आपका स्विच, अगर आप एक स्विच के अंदर एक और स्विच डालोगे, एक और स्विच डालोगे, एक और स्विच डालोगे, तो वो आपका प्रोग्राम और कॉम्प्लेक्स करेगा, जो आपके लिए बाद में इश्यू होगा, और आपको बेसिकली अपने ही प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने में या उसको ड्राई रन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। ठीक है। अच्छा, ये एक बेसिकली छोटी सी एक्सरसाइज है। तो हम लोगों ने इसकी बेसिकली हम लोग तीन चार, ये जो आपका पहला प्रोग्राम है, जो पहली एक्सरसाइज है आपकी, इसको बेसिकली हम लोग दो तीन कह लो मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिसमें एक में तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारा एक स्टूडेंट है लेट्स से, और उसने उसने सी ग्रेड स्कोर किया है, और सी ग्रेड स्कोर करने के बाद उसको वेल डन प्रिंट करवा दो। ठीक है। अब क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक चीज उसको बता दी कि हम लोगों को सी चाहिए, तो हम लोग सी ही आपने प्रिंट करा, तो हम लोग पहले ये देखेंगे ये कैसे करते हैं। उसके बाद फिर हम यूजर से इनपुट लेके देखेंगे कि यूजर इनपुट लेने के बाद हम किस तरह से जो ग्रेड्स हैं उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं या उनको चेंज कर सकते हैं, और जो हमें रिजल्ट चाहिए वही रिजल्ट है। अगर टाइम मिला हमारे पास तो फिर हम ये चीज करेंगे, वरना ये जो टास्क है, ये वाली जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये आप लोग करके लाओगे, और ये भी हम लोग नेक्स्ट जो हमारी ऑनलाइन लेक्चर होगा, जो लाइव लेक्चर होगा बेसिकली हमारा, हम उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मैं अब आपके साथ जो है शेयर करता हूँ सीपीपी, ताकि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो आप मुझे एक मिनट दो। अच्छा, तो ये हमारा ऑनलाइन कंपाइलर है जहाँ पे हम लोग बेसिकली अपना कोड करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टेटमेंट जो हमारी वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, और इसको भी हम उसी तरह से रन करेंगे जिस तरह से हम लोग बाकी कोड्स को रन करते आए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चलता जाए साथ साथ कि हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले कुछ चेंजेस कर लेते हैं हम लोग यूजिंग स्पेस। ये बेसिकली हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, और हमने इस चीज़ को बेसिकली अब अपने कोड करना है। इसके बाद जो हम दूसरा प्रोग्राम देखेंगे, उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, उसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और यूजर से पूछेंगे कि उसका ग्रेड क्या है, और उस ग्रेड की बेसिस पे हम लोग जो भी उसका ग्रेड बनता है, यानी जो या फिर हम इनफैक्ट हम उससे यूजर से मार्क्स लेंगे, या ग्रेड्स देखते हैं हम लोग किस तरह से कर सकते हैं उसको, कि अगर हम ग्रेड्स लेते हैं उससे, तो ग्रेड्स के अकॉर्डिंगली जो भी उसका मैसेज होगा वो डिस्प्ले करवा दें। तो उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा, तो हम लोग ये भी कर लेंगे कि यूजर से मार्क्स ले लें हम लोग, और उन मार्क्स की बेसिस पे हम लोग कह दें कि अच्छा ये ग्रेड जो है वो डिस्प्ले करवा दें। ठीक है। अगर टाइम मिला तो ये करेंगे, अगर ना मिला तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें आपने ये चीज भी करके आनी है कि यूजर से आपने बेसिकली ग्रेड्स की जगह आप लोगों ने मार्क्स लेने, और मार्क्स को आपने मार्क्स के अकॉर्डिंगली आपने प्रिंट कराना है कि उसका ग्रेड कौन सा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी इफ एल्स में कर चुके हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप स्विच स्टेटमेंट यूज करके भी करोगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन बेसिकली हमारा किस तरह से हो सकता है। अच्छा, एक दफा प्रोग्राम आप लोगों के लिए दोबारा से रीड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द वेल डन मैसेज, इसके आगे मैसेज भी लिख लेते हैं, मैसेज
as student have scored C grade in examination. तो जिन स्टूडेंट्स ने बेसिकली सी ग्रेड अचीव किया है क्लास में, उनके लिए प्रिंट करवाना हमने वेल डन। इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से स्विच स्टेटमेंट जो है हमारी, उसका मैं आपको सिंटेक्स बता दूं, आपकी एक्सप्रेशंस और उसके बाद आपकी स्विच स्टेटमेंट। ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग अभी इसका सिंटेक्स देख रहे हैं, अभी हम लोग कोड नहीं कर रहे। इसी तरह आपकी जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसमें आपका केस लेट्स से 1 और कॉलन आता है आपका, ठीक है। तो ये केस, आगे आपका केस का नंबर 1, उसके बाद आपका कॉलन, फिर आपका केस 2, फिर कॉलन कॉलन, इसी तरह केस 3, फिर कॉलन, और अगर आपका डिफॉल्ट केस है तो डिफॉल्ट केस, उसके बाद कॉलन, और फिर आपका बेसिकली ये जो स्विच स्टेटमेंट है वो आपकी एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका सिंटेक्स है। यहाँ पे हम रिटर्न 0। अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब हमने कहा कि वेल डन करना। अब वेल डन करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली ये 3 डिफरेंट केसेस है हमारे पास, हम लोगों ने ये 3 डिफरेंट केसेस को रन करना। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल या एक कैरेक्टर वेरिएबल इनफैक्ट डिस्प्ले करा सकते हैं, a इज इक्वल टू c, ठीक है। c यानी हमने एक कैरेक्टर लिया जिसपे हम लोगों ने स्टोर करा दिया c को। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस एक्सप्रेशन में a को पास कर देते हैं, ठीक हो गया। अब अगर आप देखो तो बेसिकली इस करेक्टर में हमारे पास सी पास हो रहा है, तो क्या जो नीचे हमारे पास जो ग्रेड्स आ रहे हैं उसमें हमारे पास यही सेम केसेस रहने चाहिए। ऑब्वियसली जब आपने डेटा टाइप चेंज करके करेक्टर कर लिया, आपको जैसे मैंने बताया था कि आपके जो स्विच स्टेटमेंट है उसमें बेसिकली आपके पास या वो करेक्टर्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, या वो आपके इंटीजर्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये दो चीजें बेसिकली एक्सेप्टेबल होती है आपकी। तो जो हमने ऊपर से करेक्टर डेटा टाइप लिखा तो ऑब्वियसली वो इस चीज पे क्या पास करेगा, अगर हम देखें तो आपकी स्विच में जो केस पास कर रहा है इनिशियली वो सी है, ठीक है, उसने ये चीज पास करनी है। अब जब वो ये चीज पास करेगा तो उसने देखना है कि ये चीज कहाँ पर है। ये जो पूरे केसेस लिखे हमने, जो 3 केसेस लिखे इसमें कहीं पर ये चीज लिखी हुई है, ये सी कहीं पर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर तो उसको वो सी मिल जाएगा तो वो उसको रन कर देगा, वरना वो कहेगा कि नहीं, जो भी डिफॉल्ट होगा वो रन करेगा। तो पहले हम इसको इसी तरह केस 1 के साथ और 2 और 3 के साथ रन करते हैं, फिर उसके बाद हम इसके केसेस को चेंज करके देखेंगे जो हमें रिक्वायर्ड है उनके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लेट्स से केस 1 हमारा है, तो उसमें एक लेट्स से केस 1 जो हमारा वो ए ग्रेड के लिए है, ठीक है। तो ए ग्रेड के लिए हम लोगों ने कह दिया एक्सीलेंट, लेट्स से एक्सीलेंट कर दिया, ठीक है। इसी तरह केस 2 के लिए लेट्स से हम केस 2 जो हमारा है वो हमारा बी ग्रेड के लिए। तो केस 2 के लिए हमने कर दिया सी आउट, लेट्स से वेरी गुड। इसी तरह हमने जो केस 3 है उसके लिए हम लोगों ने कर दिया सी आउट, जो हमें चाहिए था वेल डन, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप देखो तो मैंने किसी के साथ भी ब्रेक नहीं लगाया हुआ, फिलहाल मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो हम ब्रेक अभी लगाते भी नहीं है। हम बाद में देखेंगे कि ब्रेक का बेसिकली फंक्शन क्या है, या ब्रेक किस तरह से यूज होता है, या क्या करेंगे। अब डिफॉल्ट में लिख देते हैं लेट्स से कि नो केस, नो सच केस फाउंड, नो सच केस फाउंड, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा कोई केस इनमें से चलता भी है कि नहीं चलता, या कोई वो एरर देता है, क्या देता है, तो हम लोग वो चीज चेक करेंगे पहले। अब अगर आप देखो तो बेसिकली यहाँ पर ए में क्या था हमारे पास, कि ए में वो सी पास कर रहा था जो हमने किया था सी, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमारे पास केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, और हमारे पास यानी करेक्टर्स नहीं है केसेस के, जिसकी वजह से उसने आपको क्या, कौन सा केस चलाया, उसने उसने डिफॉल्ट केस चलाया, ठीक है। तो नो सच केस, आपका जो आंसर है वो आया नो सच केस फॉर्म, जो हमने डिफॉल्ट में लिखा था। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, और इसमें हम लोग इनफैक्ट इसमें हम लोग सी को डायरेक्ट पास करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। अगर हम सी को डायरेक्ट पास करते हैं तो क्या ये एरर देगा कि किस तरह से पास कर सकते हैं। सी वॉज नॉट डिक्लेयर्ड,
तो क्या हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि आपका सी करेक्टर है, तो करेक्टर की फॉर्म में लिख के देखेंगे तो चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग करेक्टर्स को डायरेक्ट पास भी कर सकते हो उसके अंदर। अब इसमें क्या होगा, जो चीज बेसिकली हम लोगों ने ये चीज करे थे हम लोगों ने, जिसका मतलब ये था, हमने उसको एक कोडिंग की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग शेप में लिख दिया, जिसकी वजह से वो ये चीज भी चल सकती है, इस फॉर्म में भी आपकी वो बेसिकली चल सकता है। ठीक है, हम इसको वापस उसी फॉर्म में कर देते फिलहाल। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो केसेस है हमारे केस वन, इनको भी हम करेक्टर की फॉर्म में ही लेके आएंगे। ठीक है, ए बी, उसके बाद आपका सी। तो अगर अब आप देखो तो हमारे पास बेसिकली तीन केसेस है, जिसमें से एक केस ए है, एक केस बी है, एक केस सी है। तो हमारे पास ये तीन डिफरेंट केसेस है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इन केसेस में ये चीजें चल सकती हैं कि नहीं चल सकती। जब हम लोग ये चीज डिफाइन कर देते हैं, जब हमने अपने केसेस जो है बेसिकली चेंज कर दिए, तो क्या ये चीज चल सकती है कि नहीं चल सकती। अब अगर आप देखो, एक सेकंड में आपको इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसको हैंडल कर दें, ताकि हमें नेक्स्ट लाइन पे जो हमारे पास कोड है वो चल दे। इसको भी हैंडल कर देते हैं। और इसके बाद जैसे हम लोग पहले भी लिखते होते हैं, एग्जिट, जो हम लोग एग्जिट नोट लिखते होते हैं, वो भी लिख देते हैं। Which case is being exited। ठीक हो गया, यहाँ पर एक सी आउट हैंडल करवा देते हैं हम लोग। अच्छा, अब अगर आप देखो, इसको मैं एक दफा दोबारा रन कर दें ताकि वो नीचे नेक्स्ट लाइन में आ जाए आपके पास। ठीक है, अब अगर आप देखो, तो जो हमने कहा था, हमने केसेस पास किया, अगर हम इसको ड्राई रन करें तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसपे हमने सी को पास कर दिया। उसके बाद हमने स्विच एक्सप्रेशन में हम लोगों ने उस सी को पास किया बेसिकली। सी को जब हमने पास किया तो उसने क्या किया, जितने भी केसेस हम लोगों ने लिखे थे उन सारे केसेस में से उसने सी को मैच किया कि कहीं पे ये सी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। तो उसने जब देखा तो वो सी आपके यहाँ पर मैच कर रहा था बेसिकली। जब वो यहाँ पर मैच कर रहा था तो उसके अंदर जो कोड ब्लॉक था वो वाला पार्ट उसने रन कर दिया। अब उसका कोड ब्लॉक क्या था, थर्ड केस का जो आपका सी केस है, उसका कोड ब्लॉक ये था। अब अगर आप देखो तो उसने ये तो प्रिंट करवाया, वेल डन तो प्रिंट करवाया, लेकिन उसके साथ साथ उसने नो सच केस फाउंड को भी प्रिंट करवाया, जो आपका डिफॉल्ट का पार्ट था बेसिकली। अब ये क्यों प्रिंट करवाया उसने, ये उसने इसलिए प्रिंट करवाया क्योंकि हमने इसके बीच में जो ब्रेक को यूज नहीं किया। तो बेसिकली ये चीज होती है, जब आप ब्रेक नहीं यूज करते तो बेसिकली ये चीज होती है कि आपके वो केसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं करते, आपकी स्विच स्टेटमेंट जो है वो टर्मिनेट नहीं करती और वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली। तो जब वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूसली, तो उसके बाद जो भी कोड का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग में जो भी नेक्स्ट में आ रहा होता है आपका कोड, तो वो चीज एग्जीक्यूट करनी है। तो इसमें अगर आप देखो तो इसने केस सी को जब एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमने केस सी मांगा था उससे, तो उसने ए बी को तो इग्नोर कर दिया क्योंकि ए बी मैच ही नहीं किए। तो जब ए बी मैच नहीं किए तो उसने केस सी डायरेक्ट उसने रन किया। रन करने के बाद क्योंकि हमारे पास ब्रेक नहीं था, तो उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता था कोड का वो ये बताता था। तो उसने ये चीज रन की। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर हम करते, फिर हम ब्रेक्स लगाएंगे। तो ब्रेक से हम ए कर देते हैं। तो अब आपको ये सारा कुछ प्रिंट करवा के देगा, जिसमें आपने एक्सलेंट, वेरी गुड, वेल डन और नो सच केस फॉर्म। अब ये क्यों किया उसने, क्योंकि आपकी यहाँ पर देखो अगर ब्रेक्स नहीं लगी हुई, तो उसने क्या किया, पहले आपका स्विच में जब आया तो उसने कहा अच्छा ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ए से स्टार्ट कर रहा है, तो ए जो है वो बेसिकली मैच कर गया। जब वो ए मैच कर गया तो उसने कहा ठीक है, ये कोड तो मैंने रन कर दिया, स्विच जो मेरा केस, जो मेरा एक्सप्रेशन था वो तो मैंने फुलफिल कर लिया। सॉरी, लेकिन इसके बाद मुझे नेक्स्ट कोड ब्लॉक भी चलाना है, नेक्स्ट कोड चलाना है, जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है मुझे वो भी रन करनी है। तो जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड है बेसिकली वो आपकी ये है, उसके बाद फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है आपकी। ठीक है, तो वो सारे के सारे कोड रन कर देगा। अब अगर हम ब्रेक लगाते हैं यहाँ पर, ये आपका सिर्फ और सिर्फ ये केस रन करेगा, बाकी सारे केसेस को इग्नोर कर देगा, निग्लेक्ट कर देगा, और आपकी स्विच स्टेटमेंट से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो इसने सिर्फ और सिर्फ ये चीज आपकी रन की है, ये केस आपका रन किए, और उसके बाद उसने ये पार्ट रन किए। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप केसेस जो आपके, जो अगर आपने एक स्पेसिफिक केस चलाना होगा तो आप सिर्फ उसी केस को चलाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो वो उस केस को नहीं रन करेगा। अब अगर मैं इसमें यहाँ पर ए की जगह बी करता हूँ, ये क्या करेगा, क्योंकि ए मैच नहीं कर रहा तो ए तो इग्नोर हो गया,
वो बी से लेके यहाँ तक वो सारा कोड चला देगा, क्योंकि वहां पर आपके पास ब्रेक नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, नो सच केस फाउंड। एक और सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर हम ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अगर हम ब्रेक हटा दें और यहाँ पर हम केस जो है वो ए कर देते हैं, जब हम ए करेंगे तो वो यहाँ तक ये कोड चलाएगा, क्योंकि आपका जो ब्रेक है वो ये केसेस नहीं चलाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्रेक है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो वो ये केस चलाएगा, यहाँ तक चलेगा, फिर वो ये केस चलाएगा, यहाँ पर आके जब वो देखेगा कि उसके पास ब्रेक है तो वो इस केस से बेसिकली टर्मिनेट कर जाएगा और बाहर आ जाएगा। ठीक है, यानी उसके बाद उसको फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ अगर कोई ब्रेक लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, उसको जहां पर पहला ब्रेक मिलेगा वो वहां से वो टर्मिनेट कर जाएगा स्विच स्टेटमेंट को, और वो उससे बाहर आ जाएगा। तो उससे बाहर जब वो आया तो उसके पास बेसिकली ये चीज थी जो उसने रन करनी थी, तो वो ये चीज रन करेगा। ठीक है, अब अगर हम सारों में ब्रेक लगाए तो जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, अगर हम क्वेश्चन की तरफ आए कि जहाँ पर सी ग्रेड हमारा स्टूडेंट्स का है और हमने उनको वेल डन प्रिंट करके देना है, तो सी, और यहाँ पर अगर हम लोग एक लगा दें और इसको रन करें तो हमारे पास वेल डन जो है बेसिकली वो लिखा आ जाएगा। अब जो मैं वो कह रहा था कि डिफॉल्ट जो है बेसिकली आपकी हेल्प करता है कोई भी एक इशू फाइंड करने में, या कोई भी अगर आप कुछ समझ नहीं आती है, लॉजिकल एरर आ रहा है कहीं पे, आपको कोड, आपको लगता है कि आपका कोड बिल्कुल सही है, तो उसमें आपकी डिफॉल्ट किस तरह से हेल्प करता है। अब लेट्स से अगर हम ये हटा दें तो आपका कोड बेसिकली सारा कुछ सही है। ठीक है, आपका कोड बिल्कुल ठीक है। लेट्स से आपके माइंड में है कि मुझे डी भी प्रिंट कराना है और आपने फर्स्ट सी तक लिखा, तो आप यहाँ पे जब डी लिखते हो, ये बेसिकली आपका तब ज्यादा हेल्प करता है जब आप यूजर से इनपुट लोगे। जब हम अभी यूजर इनपुट भी लेके देखते हैं कि वो यूजर इनपुट में हमारे साथ किस तरह से काम करेगा, तो अब लेट्स से डी लिख देते हैं, अब इसको रन करते हैं। आपकी स्विच स्टेटमेंट का क्या हुआ, एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। आपको पता एग्जीक्यूट वो हुई है। ठीक है, अगर मैं ये चीज भी हटा दूं यहाँ से, अगर मैं इस चीज को भी कमेंट आउट कर दूं, जैसे अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं और रन कर दूं, तो आपके पास क्या आया, कुछ भी नहीं। आपका बेसिकली ब्लैंक, आपके पास एग्जीक्यूशन जो है उसने जो रिजल्ट रिटर्न किया वो बेसिकली ब्लैंक था। क्यों? क्योंकि आपका जो केस था वो ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच नहीं किया, ये भी मैच किया, तो इसका डिफॉल्ट कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो हमें चीज चाहिए वो चीज है ही नहीं, तो इसीलिए उसने जो है बेसिकली आपको जो रिटर्न किया वो कुछ भी रिटर्न नहीं किया। तो डिफॉल्ट केस बेसिकली आपकी इसमें भी है, इस तरह भी हेल्प करता है आपकी, कि अगर आपके पास कुछ, अगर आपके कोई केसेस मैच नहीं आ रहे हो रहे, तो डिफॉल्ट जो है आपका वो चीज रन कर देता है, वो कोड ब्लॉक रन कर देता है जो आपको बताता है कि अच्छा इसमें से कोई भी केसेस जो है वो मैच नहीं कर सके, हो पाए। ठीक है, अब जो हमारा सिमिलर क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन हम लोग यूजर इनपुट के साथ करेंगे तो किस तरह से करेंगे। हमने ऑब्वियसली एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। ठीक है, हमने उसको करेक्टर की फॉर्म में एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी आउट, योर ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर आपकी एज इट इज ये चीज आउटपुट होगी कि आपने ग्रेड को, ग्रेड स्टूडेंट से ग्रेड मांगा, और उसके बाद आपने एज इट इज सी इन ए। अब ये क्या करेगा कि जो आप ग्रेड बताओगे स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट ग्रेड आपको बताएगा, ये वो वैल्यू जो है वो यहाँ से वो वैल्यू लेगा और वो वैल्यू यहाँ पर पास करेगा। तो लेट्स से अगर यूजर आके यहाँ पर डी एंटर करता है कि मेरा ग्रेड डी है, तो वो इस चीज में, आपके इस केस में, वो डी को पास करेगा। वो आपकी इस तरह से हो जाएगा, स्विच टू डी। ये जो डी है या स्विच डी है, इसका अगर मैं इंग्लिश मतलब निकालूं या इंग्लिश मीनिंग निकालूं इसका, तो इसका मतलब होता है कि स्विच टू डी, और hook to the case D, or maybe go to go to the case which has D in it. Which has D in it, तो अगर मैं कहूँगा तो वो शायद एक appropriate sentence नहीं होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा which has D कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पर उसको ये चीज मिलेगी वो उसको वहां पर ले जाएगा। ठीक है,
अब अगर हम लोग लेट्स से कि अगर यूजर ने आके हमारे डी इनपुट की है, तो हमारे पास डी केस तो है ही नहीं। डी के केस में वो क्या चीज प्रिंट करेगा? कुछ भी नहीं। तो हम लोग कुछ केसेस और लिख लेते हैं, डी, और ये हमारा एफ का केस, या लेट्स से एफ का केस नहीं लिखते हम लोग सिर्फ डी का केस लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, फिलहाल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन हम लोग जो डिफॉल्ट है, हम लोग ये कर देते हैं कि डिफॉल्ट में हम लोग कह देते हैं कि यू हैव फेल्ड द कोर्स। फिलहाल ये किस पार्ट पे जो है वो ट्रू होगा? वो इस पार्ट पे होगा कि अगर आप ए बी सी डी के अलावा कुछ भी लिखोगे, कोई भी चीज पास कर दोगे, कोई भी इनपुट आएगी हमारे पास, वो आपको यही चीज रिटर्न करेगा कि आपने जो कोर्स है वो फेल कर दी है। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग ये चीज देखते हैं। तो अगर इसके बाद हम लोग एक एफ का केस भी बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें फिर आपके पास ए प्लस भी होता है, बी प्लस भी होता है, फिर आपके पास सी प्लस होता है, डी प्लस भी होता है। तो ये केसेस भी आते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी नेक्स्ट लेक्चर है, आपने उसमें ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ये चीजें भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है। और उसके अलावा जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, वो चीज भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है। तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। तो लेट्स रन दिस कोड और फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास। अब वो यूजर हमसे पूछ बेसिकली प्रोग्राम हमसे पूछ रहा है कि हम लोग ग्रेड एंटर करें। तो लेट्स से हम लोग एंटर करते हैं डी। हम थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, सी पे वेल डन है, तो हम एवरेज कर लेते हैं। ठीक है। अब इसको दोबारा रन कर डी। आपका जो आंसर है वो आपका बेसिकली जो मैसेज है एवरेज है। अब हम इसको एफ पे रन करके देखते हैं। यू हैव फेल्ड द कोर्स। एफ के अलावा आप जी लिख लो, एच लिख लो, जितने ए बी सी डी के अलावा जितने मर्जी अल्फाबेट्स आप लिख लो, वो सारों पे आपको यही कहेगा कि यू हैव फेल्ड द कोर्स। ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर हम लेट्स से ए प्लस लिख के देखते हैं, ए प्लस पे मेरे को क्या देखता है? एक्सीलेंट। ठीक है। अब ए प्लस पे उसने एक्सीलेंट क्यों दिया हमें? क्योंकि वो पहले आपका सिर्फ एक करेक्टर देख रहा है, ए से मैच कर रहा है। ठीक है। जैसे उसको ए मिला, उसने आपको वो अकॉर्डिंगली उसके वो डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह हम लोग बाकियों पे भी देखते हैं कि बाकियों पे क्या करता है, क्या ये करता है इसी तरह से। ठीक है। एवरेज आपका ये केस जो है बेसिकली करेक्टर का ये चीज में वो मैच कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि जो डी प्लस है, अगर हम इसको लेट्स से डी प्लस कर देते हैं, या हम एक और केस लिखते हैं, इसको हम लोग, अगर अब आप देखो तो डी प्लस बेसिकली आपके दो डिफरेंट करेक्टर्स हो जाते हैं। तो हमारा जो करेक्टर है उसमें हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर अलाउ होता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ये अगर आप देखो तो ये आपके दो डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देख के आना है कि अगर इस तरह से आप लोग डी प्लस लिखते हो तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। और आप लोगों ने मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये चीज भी बतानी है। ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने बेसिकली स्विच स्टेटमेंट देखी और वो किस तरह से काम करती है। इसके अलावा जो आपके लिए होम टास्क है, मैं अगर आपके साथ शेयर करूँ होम टास्क आपका, एक मिनट में दोबारा स्क्रीन चेंज करके। तो ये बेसिकली आपका जो है एक टास्क था, जो एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको करवाई स्विच स्टेटमेंट के हवाले से। तो इसमें हमने डिफरेंट वेरिएशंस भी देखेंगे, डिफरेंट हमने चेंजेस भी करके देखेंगे कंडीशंस के हिसाब से। तो जो नेक्स्ट प्रोग्राम है बेसिकली वो आप लोग खुद करोगे, जो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, ये आप लोग करोगे। तो आपने इसमें क्या करना है कि इस पे आपने सारे मंथ्स जो आपके आते हैं, 12 मंथ्स जो है वो सारे के सारे 12 मंथ्स को आपने डिस्प्ले करवाना। और ये आपने यूजर से इनपुट लेके करना है कि यूजर, या इनफैक्ट यूजर से नहीं लेना, आपने इसको दो डिफरेंट तरीकों से करना है। आपने एक इसको करना है कि आप पहला मंथ एंटर करो और वो ऑटोमेटिकली बाकी सारे मंथ्स जो है वो आपको स्क्रीन पे शो कर दे। एक आपने ये मेथड करना है। और दूसरा आपने यूजर से इनपुट लेनी है कि वो कौन सा मंथ जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता है। जिस तरह से हम लोगों ने ग्रेड वाला किया, उसी तरह से आप लोगों ने ये दूसरे वाला करना है। ठीक है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट टास्क हैं जो आप लोगों ने करना है।
उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, यानी स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके पास या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हो, ईमेल पे भी मैं आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आती तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ, वरना हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग ये चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारा आज का लेक्चर था और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और फिर आपको एक जो हमारा लाइव सेशन है उसमें आपको एक छोटी-सी मैंने असाइनमेंट भी देनी है, जो आप लोग इंडिविजुअली असाइनमेंट करोगे। तो ये वो असाइनमेंट एक बेसिकली थोड़ी-सी बड़ी असाइनमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू ऑल द अदर असाइनमेंट्स, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।